हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईसीए ग्रुप ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, हम एमपीपीएससी के बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग क्वेश्चन पैटर्न आप जो नए एग्जामिनेशंस में आप लगातार देख रहे हैं, और जिस रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, रेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे प्रश्न जो अभी तक अनदेखे रहे, हमारे स्टडी मटेरियल का हिस्सा रहे, हमारे सिलेबस का भी हिस्सा रहे, लेकिन उन पर जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उन क्वेश्चंस को भी अब हमारे एग्जामिनेशंस में शामिल किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशली फॉर दी एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो सीरीज में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और वो चीजें जिनमें अभी आप डिफिकल्टी महसूस करते हैं या जिन चीजों का कलेक्शन या जिन फैक्ट्स का कलेक्शन आप नहीं कर पा रहे या आपके पास इतना समय नहीं है, उसके लिए हम आप लोगों के साथ हैं और उसी चीज का कलेक्शन करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बिना समय की बर्बादी करते हुए हम आज की जो लेक्चर सीरीज है हमारी उसे शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। आज के लेक्चर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दैट इज डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में 100% वित्तीय समावेशन डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त किया है। इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। दैट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल डिस्ट्रिक्ट अंडर द डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो पहली चीज तो यह है कि इसका जो आंसर अगर आप टिक करेंगे तो आंसर तो आपका क्लियर है, दैट इज उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन है। बैतूल, इंदौर और विदिशा, ये तीनों ही जिले 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाले डिजिटल जिले हैं। अब इसमें समझने लायक हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है डिजिटल जिला कार्यक्रम, यानी व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और दूसरा जो आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्हाट इज वित्तीय समावेशन, यानी कि वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। डिजिटल जिला कार्यक्रम, इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा, मैं ये मानता हूं, लेकिन अगर नहीं भी सुना हो तो आपने एक चीज के बारे में सुना होगा, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया मिशन। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में आपने देखा होगा, ये 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को, मतलब अपने प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में। और डिजिटल इंडिया मिशन जो था उसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था? ये ऑब्जेक्टिव था भारत में जो शासकीय सेवाएं हैं, विशेषकर जो जनता से जुड़ी हुई हैं, उन्हें डिजिटल माध्यम से कन्वीनियंट फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में और इफेक्टिव फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना। दैट मीन्स द पीपल must get the reach to their all governmental services conveniently, effectively as well as transparently। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जिस डिजिटल इंडिया मिशन को शुरू किया गया, उसे ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल पर शुरू किया गया था, अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर तक इसे लाया गया था। और इसी के अंतर्गत इस मिशन में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि डिजिटल जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश भारत के उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने डिजिटल इंडिया मिशन को सबसे ज्यादा प्रमोट करने पर जोर दिया और बहुत तेजी से अपने यहां ई गवर्नेंस मॉडल को लागू किया। इसके साथ साथ ही पूरे के पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। उसी क्रम में मध्य प्रदेश को एक अचीवमेंट प्राप्त हुआ, वो ये कि मध्य प्रदेश के जो 3 जिले हैं उन्होंने 100% वित्तीय समावेशन पर डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को अचीव किया है। अब यहां वित्तीय समावेशन यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका क्या मीनिंग है, हम इसे समझते हैं। देखिए, वित्तीय समावेशन का मतलब है वित्तीय यानी कि वित्तीय सुविधा, सेवा, फाइनेंशियल सर्विसेज। समावेशन का मतलब है इंक्लूजन यानी कि समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल किया जाए, यानी वित्तीय सेवा समाज के सभी लोगों तक बराबर स्तर पर पहुंचे। यानी कि ऐसा ना हो कि किसी के साथ उसके स्थान की वजह से, किसी के साथ उसकी अर्थव्यवस्था की वजह से या किसी के साथ किसी अन्य कारण की वजह से विभेद हो जाए, चाहे वो लैंगिक आधार पर हो, चाहे वो स्थानीय आधार पर हो, चाहे जातिगत आधार पर हो, चाहे किसी और आधार पर। जैसे अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है, तो हम ये देखते हैं कि रूरल एरिया में बैंकिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं है। बैंकिंग बहुत लो लेवल पर वहां पर रन की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है, जिसकी वजह से ग्रामीण लोगों को बैंकिंग की सेवाएं लेने के लिए या फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से लेनी हो, उन्हें कई मीलों चलकर शहर तक आना पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत डिजिटल जिला कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए ग्रामीण स्तर तक डिजिटल माध्यम से बैंकों को पहुंचाया है और रिमोट से रिमोट एरिया में, इन जिलों में इसे पहुंचा करके लगभग सभी जगहों पर
इन ऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय समावेशन हासिल करने में मदद दी है। तो 100% से इसका मतलब क्या है कि इन जिलों के सभी क्षेत्रों में यह वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की सर्विस जो है या फैसिलिटी जो है वो डिजिटल मीडियम से यानी कि डिजिटल माध्यम से प्रदान की गई है। सो हमारा आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी एबव। होप समझ में आ गया होगा। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ईस्टर्न एमपी में आप देखते होंगे, जैसे कि आप जाकर देखते हैं उमरिया में, आप जाकर देखते हैं शहडोल में। कोदो कुटकी पूर्वी मध्य प्रदेश में यानी कि बघेलखंड के क्षेत्रों में एक प्रमुख फसल मानी जाती है मुख्य रूप से। और कोदो कुटकी एक मोटा अनाज है। मोटा अनाज होने के साथ साथ वर्ष 2018 में, इन द ईयर 2018, पहले तो हम इसे समझते हैं, वर्ष 2018 में जो मोटा अनाज है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा प्रमोट करने के उद्देश्य से सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था। 2018 में मैं बता रहा हूं, अभी का नहीं, 2018 में रखा था, यानी आज से 5 साल पहले रखा था। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपना यह प्रस्ताव रखा कि जो मोटा अनाज है, खासतौर से मिलेट, जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं, मुख्य रूप से हम मिलेट में बाजरा को शामिल करते हैं, ज्वार को शामिल करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली द बाजरा, कि मिलेट को दुनिया के सामने प्रमोट कराया जाए। पहले का टाइम पता है क्या होता था? हमारे भारत में स्पेशली इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया गेहूं की फसल होती नहीं थी ज्यादा। पहले ना ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ बाजरा, ज्वार, मक्का आदि जो मोटे अनाज होते थे उन्हीं का यूज किया जाता था सबसे ज्यादा। गेहूं बहुत कम लेवल पर यूज किया जाता था। 65 से 70 के बीच यानी 1965 से 1970 के बीच हमने बहुत बड़े अकाल को फेस किया था, यानी बहुत बड़ा फेमाइन ब्रेकआउट, यानी कि जो अकाल आया उससे हमारी खेती को बहुत नुकसान हुआ, अनाज की कमी होने लग गई। तो हमने गेहूं पर माइग्रेट किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको जैसे देशों ने, जैसे आपने शायद पढ़ा होगा अपने जनरल नॉलेज में, एक बेसिक फैक्ट है कि 1966 और 67 के बीच इंदिरा गांधी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री के हरित क्रांति योजना लागू करवाई, जो विशेषकर पर हेक्टेयर व्हीट प्रोडक्शन यानी गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए थी। ये मोटे अनाज को रिप्लेस करने का एक तरीका था। लेकिन मोटा अनाज अपने पोषण के स्तर पर जितना ज्यादा फायदेमंद है उतना ज्यादा कोई और अनाज नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देश को और पूरे विश्व को सेहतमंद बनाने के लिए और जागरूक करने के लिए मोटे अनाज के प्रति मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जो वर्ष है उसे मोटा अनाज यानी मिलेट ईयर घोषित करें। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मानने में थोड़ा सा देर लगाया और अंततः अभी आप जिस वर्ष में चल रहे हैं यानी कि वर्ष 2023, इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इसे कहा गया है। तो अभी जो 2023 चल रहा है वो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी कि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। भारत सरकार ने, विशेषकर भारत सरकार जब मैं बोलता हूं तो बट ऑब्वियस है कि आप समझ जाते हैं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। आज 17 सितंबर है, उनका हैप्पी बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। मोदी जी ने इस मोटे अनाज को एक अन्य नाम दिया है और इस मोटे अनाज को जो नाम दिया गया है वो आप लोगों को पता होगा, और वो क्या है? श्री अन्न। क्या है? श्री अन्न। तो भारत में इसे श्री अन्न भी कहा गया है। इसी मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत की गई है। इससे हमें बहुत कुछ फायदा भी होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर में मोटे अनाज की सबसे ज्यादा पैदावार और उसके लिए सबसे उपयुक्त जलवायु और कृषि स्थितियां यानी एग्रीकल्चर कंडीशन एंड क्लाइमेट सिर्फ भारत में अवेलेबल है। यानी कि भविष्य में जैसे जैसे मोटा अनाज पॉपुलर होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमें ही फायदा है। कोदो कुटकी इसी मोटे अनाज का एक भाग है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यानी ओडीओपी परियोजना, 1 जुलाई एक उत्पाद परियोजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। और 2018 में मोटे अनाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के उद्देश्य से मोदी जी के प्रस्ताव में आस्था दिखाते हुए या उस प्रस्ताव को अपनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर सबसे पहला कदम उठाया था और मोटे अनाजों को प्रचारित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020, द ईयर 2020, वर्ष 2020 को कोदो कुटकी खेती सहायता योजना यानी कि कोदो और कुटकी की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय और अन्य प्रशासनिक सहायताएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की और यह योजना शुरू की गई वर्ष 2020 में। सो फाइनली आंसर आपका जो है इस प्रश्न का वो है वर्ष 2020। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सी शासकीय परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी समझते होंगे,
दो तरीके के इंटेलिजेंस है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल इंटेलिजेंस जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा यानी कि द इंटेलिजेंस मेड बाय द नेचर, राइट। इंटेलिजेंस क्या है? एन एबिलिटी टू मेक द लॉजिक्स, यानी तर्क करने की एक जो आपकी योग्यता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि वो है जो प्रकृति ने हमें दी है, जैसे आपकी, मेरी, हम सभी मनुष्यों की, जानवरों की, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट्स की। और हमने अपने इस नेचुरल इंटेलिजेंस का यूज करके मशीन को जो इंटेलिजेंस दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आर्टिफिशियली बनाया गया, ये नेचुरली मेड नहीं है, तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी मशीन स्वयं तर्क करने की क्षमता रखती है। एनी मशीन itself has an ability to make logics, तो उसे क्या कहेंगे हम? मशीन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसी पर आधारित, यानी कि हम ऐसी परियोजना की बात कर रहे हैं जिस परियोजना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शुरू किया गया है, और इस परियोजना में हमें जो ऑप्शन मिलते हैं वो ई एग्रीकल्चर परियोजना है, इसी तरीके से ई गिरदावरी परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। ई गिरदावरी परियोजना मध्य प्रदेश में संचालित है। ई सीड्स एंड फर्टिलाइजेशन परियोजना नहीं है, और इनमें से कोई एक नहीं हो सकता, यानी कि आंसर आपका बी है। ई गिरदावरी परियोजना क्या है? अब इस शब्द को देखकर कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा जो खेती किसानी के परिवारों से जुड़े हुए हैं कि गिरदावरी क्या होता है। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बता देता हूं। दरअसल गिरदावरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पटवारी द्वारा किसी रकबे पर होने वाली जो खेती है, उस खेती में कितने रकबे पर बुवाई होती है, रकबा यानी कि उस खेत की माप, यानी कि खेती करने वाली जमीन की माप, उसे हम रकबे के तौर पर जानते हैं। तो कितने रकबे में बुवाई होती है, कितने रकबे में बुवाई नहीं होती, कितने रकबे में किसी विशेष फसल की बुवाई है और कितने रकबे में कितने किसी अलग फसल की बुवाई है, इन सभी चीजों की जांच करके पटवारी को उसका पूरा रिकॉर्ड, यानी कि एक लैंड रिकॉर्ड खतौनी में दर्ज करना होता है। इसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला है? गिरदावरी। तो गिरदावरी करना यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो पटवारियों द्वारा जमीन का पूरा हिसाब करना, जिसे हम खसरा खतौनी यानी लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा खतौनी यानी कि लैंड रिकॉर्ड। इसी परियोजना को खसरा खतौनी लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया और इसे पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड बनाया गया है। तो ई गिरदावरी परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब क्या कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा कर रही है। पटवारी इसके लिए एक ऐप का यूज करते हैं, जिस ऐप का नाम है सारा ऐप। क्या नाम है? सारा ऐप, राइट। इस ऐप के माध्यम से इसके सारे रिकॉर्ड्स दर्ज किए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सो आंसर इज बी, दैट इज ई गिरदावरी प्रोजेक्ट। अगला, किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल? ये तो कोई भी टिक लगा सकता है मेरे ख्याल से, अगर आपने बेसिक चीजें भी पढ़ी होंगी तो। मैग्नीज बालाघाट जिले में सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश अग्रणी है, फर्स्ट रैंक पर आता है। डायमंड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पन्ना, सतना और छतरपुर जिलों में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द डायमंड इज प्रोड्यूस्ड इन एमपी ओनली। तांबा, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो इन बालाघाट। बालाघाट में मलाज खंड एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा तांबा होता है। तीनों में मध्य प्रदेश अग्रणी है। इसका आंसर भी डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है, अगर उसके बारे में आप बात करोगे तो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, और रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, इन दोनों पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। एमपी रैंक सेकंड इन इंडिया। कोयला, कोयल की बात करोगे, कोयले की बात करोगे, एमपी रैंक्स थर्ड नाउ। ये मैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं आपको, जो वर्ष 2022-2023 के लिए लागू की गई है, उसी के अनुसार बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आपको किसी किताब में किसी प्रकार का कंफ्यूजन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से निकाल के डाटा दे रहा हूं। इसीलिए अगर कोई बोले तो चढ़ जाना उस पर कि भैया ये सही है, और अगर ये गलत है तो फिर हमारे परम पूज्य मामा जी भी गलत है, अप्रूवल दिया उन्होंने। सो आंसर इज दी ऑप्शन भैया। चलो आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र 7 स्टार रेटेड नगर कौन सा है? ये 7 स्टार रेटिंग क्या होती है? किसी भी नगर में दी जाने वाली स्वच्छता सुविधाओं के आधार पर हम क्या करते हैं? किसी भी नगर में स्वच्छता सुविधाओं के आधार पर हम क्या करते हैं? स्वच्छता सुविधाओं के आधार पर हम किसी नगर को 7 रेटेड या अदर रेटिंग्स पर होने का एक क्राइटेरिया देते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2014 में 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, कब? 2014, याद रखना, भारत में
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाई थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करवाई थी, उस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण को बाद में शुरू करवाया गया था। और जिस स्वच्छता सर्वेक्षण को बाद में शुरू करवाया गया था, उस स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, आंसर तो आपको पता होगा, पहले से हो गया होगा क्या, कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर जिला इसमें आया होगा 100%। लेकिन इस स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ साथ 2019 में, कब बेटा, 2019 में एक और रैंकिंग शुरू की गई थी, और उसी रैंकिंग को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला था 3 स्टार रेटेड रैंकिंग, दूसरा था 5 स्टार रेटेड रैंकिंग, और तीसरा था 7 स्टार रेटेड रैंकिंग। हमने इस तरीके से इसको शुरू करवाया था, राइट। तो इंदौर जो है वो 5 स्टार रेटेड रैंकिंग से पहले ले चुका है, और फिर बाद में उसको 7 स्टार रेटेड रैंकिंग भी मिली। 7 स्टार रेटेड रैंकिंग, 3 स्टार रेटेड रैंकिंग और 5 स्टार रेटेड रैंकिंग, ये 3 कैटेगरीज है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, 5 स्टार रेटेड रैंकिंग, 7 स्टार रेटेड रैंकिंग और 3 स्टार रेटेड रैंकिंग, ये 3 रैंकिंग हमारे सामने आती है, राइट। तो इनमें, इन्हीं रैंकिंग्स की हम लोग बात करें, इन्हीं रैंकिंग्स की हम लोग बात करें, तो इन रैंकिंग्स में जब हम बात करते हैं तो हमें इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज 7 स्टार रेटेड रैंकिंग, राइट। यहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 7 स्टार रेटेड रैंकिंग का। तो इंदौर सही ऑप्शन है इसका, इंदौर क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। और 7 स्टार रेटेड रैंकिंग के लिए पहला तो कचरा प्रबंधन कैसे हो, कि डेली, प्रतिदिन कचरा घरों से कलेक्ट किया जाए, आवासीय घर और कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक क्षेत्रों से भी, दोनों जगहों से कलेक्ट करना है। दूसरा, वहीं पर कचरा तब तक एक्सेप्ट ना किया जाए सफाई कर्मचारियों द्वारा जब तक कि वो कचरा अलग अलग ना किया गया हो, गीला कचरा अलग, बायो कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। तीसरा, कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्वच्छता कर्मचारी हैं वो 24x7, 24 घंटे 7 दिन रहनी चाहिए। कर्मचारी इतने संख्या में क्या किए जाएं, इतनी संख्या में नियुक्त किए जाएं कि दिन के लिए ड्यूटी अलग और रात के लिए ड्यूटी अलग, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए स्वच्छता के लिए, इस बात को ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो कचरा कलेक्ट किया गया है उस कचरे का सही तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन हो सके, वो भी इसमें शामिल किया जाए। तो इन क्राइटेरियाज को शामिल किया गया है। इंदौर नगर निगम ने एक क्लेम किया कि हम इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो हमें ये रैंकिंग देनी चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो दावा ठोक दे, हम देख लेंगे आफ्टर द क्लेम। इंदौर नगर निगम के इस दावे को स्वीकार किया गया, और अंततः स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के अंतर्गत इस रैंकिंग में इंदौर को 7 स्टार रेटेड रैंक किया गया। यह भारत का पहला शहर है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब देखो इंदौर क्या क्या हो गया, इंदौर भारत का सबसे पहला ओडीएफ बना, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। इंदौर भारत का पहला ओडीएफ प्लस बना, इंदौर भारत का पहला ओडीएफ प्लस प्लस बना, इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बना, और इंदौर भारत का पहला 5 स्टार रेटेड और 7 स्टार रेटेड भी बन गया। अति मजा आ रहे इंदौर वाले यार। चलो आगे, मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वॉज द ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सर्विस स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? हम इसकी बात करते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सर्विस क्या है, अभी अभी बता दिया। ये भी आपका आईसीटीसी क्वेश्चन उठ सकता है, अगर उठ सकता है तो उसको ध्यान रखिएगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से डिजिटलीकरण के द्वारा जिला स्तर की सभी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। पीपल मस्ट गिव or provide the reach to the all district services by the electronic medium or by using the digitalization process. This is called e-district portal. मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत भारत में ई गवर्नेंस परियोजना यानी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2012 में की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसकी शुरुआत करवाई। सो आंसर इज बी ऑप्शन। अगले पर चलते हैं भैया। दिस इज, निम्नलिखित में से क्या ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस? सबसे पहला समाधान ऑनलाइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा शुरू किया गया। क्या? समाधान ऑनलाइन। समाधान ऑनलाइन में क्या होगा? इट इज अ पोर्टल, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जाएगा आपकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए, और विशेषकर अगर आप कर्मचारी हैं या कोई मजदूर हैं तो उनकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए शासकीय स्तर पर एक ग्रीवेंस सर्विस अवेलेबल करवाई गई, जिसे समाधान ऑनलाइन कहा गया। दूसरा, साइबर तहसील। ये एक चीज इसमें याद रखना, सुनो मेरी बात बेटा, इसमें यह ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों में साइबर तहसील लागू है इस समय। वर्ष 2023 के आंकड़ों के मुताबिक कहना है मध्य प्रदेश में 12 जिले साइबर तहसील को स्थापित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में 12 जिलों में साइबर तहसील है। कितने जिलों में? आप कहोगे 12 जिलों में साइबर तहसील है। साइबर तहसील, तहसील स्तर पर
जो ग्रीवेंसेज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए साइबर तहसील बनाई गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तहसील स्तर पर प्रशासन को लोगों से जोड़ने के लिए। और तीसरा एमएलए डैशबोर्ड। आपने सीएम पोर्टल या सीएम डैशबोर्ड के बारे में सुना होगा, आपने सीएम हेल्पलाइन के बारे में सुना होगा, 181 181 देखा होगा आपने, है ना। कभी कभी लोग इस पर वास्तविकता में परेशान होकर फोन लगाते हैं, कभी कभी लोग इस पर ऐसे ही फोन लगा लेते हैं। 181 जो सीएम हेल्पलाइन नंबर आता है, उसी तरीके से जो सीएम हेल्पलाइन है उसी की तरह एमएलए डैशबोर्ड भी लाया गया है। एमएलए डैशबोर्ड क्या है? एमएलए डैशबोर्ड जो है, जैसे सीएम तक पहुंचने के लिए लोगों को एक सुविधा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन, उसी तरीके से अपने क्षेत्र के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वो जो तुम्हारे चिचा होते हैं, यानी कि जिन्हें हम विधायक कहते हैं, वो चचा तक तुम पहुंच स्थापित कर सकते हो। समझ गए? तो ये क्या है? एमएलए डैशबोर्ड। तो अब ये बताओ ई गवर्नेंस को क्या, अच्छा ई गवर्नेंस होता क्या है? गवर्नेंस यानी कि सरकार के द्वारा लोगों को दी जाने वाली सुविधा, गवर्नेंस का एक पार्ट है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विधि से, ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो क्या समाधान ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाया जा रहा है? लोगों के लिए सेवा है, बिल्कुल है। साइबर तहसील लोगों के लिए सेवा है, बिल्कुल है। ऑनलाइन है, बिल्कुल है। और ये तो है ही है एमएल डैशबोर्ड। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सो आपका डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट अगेन, राइट। नेक्स्ट, क्या बात है, आज डी ऑप्शन ज्यादा सही जा रहे हैं। नवंबर 2022 के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एसआरएस इज व्हाट? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, कि रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? बेटा ये है ना पूरा एसआरएस, ये 2019 से 2021 तक का मैं बता रहा हूं। ये 173 आया है, यानी इसमें कमी आई है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये 2004-2005 के लगभग किया गया था, तब इसकी दर कितनी आई थी? 335, और अब आई है कितनी? 173, 173। सो सही आंसर इज 173, राइट। मातृ मृत्यु अनुपात तो आप समझते होंगे, मातृ मृत्यु अनुपात क्या होता है? प्रति हजार, यानी प्रति 1000 माताओं में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान, यानी कि प्रसव के दौरान या प्रसव के तुरंत बाद माताएं मर जाती हैं। किसकी वजह से? या तो चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध ना हो पाए, जैसे जननी सुरक्षा योजना चलाई गई, तो आपको पता है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत एनआरएचएम, इसी तरीके से एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इन सेवाओं को बढ़ावा दिया गया। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद शिशु के 6 महीने की आयु तक महिला को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, ताकि वो सही पोषण प्राप्त कर सके। इन सभी चीजों के माध्यम से हमने इस मातृ मृत्यु अनुपात, यानी कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, उसे खत्म किया, उसे कम किया है ना। हम इसको शून्य तक लाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक असंभव लक्ष्य माना जाता है, लेकिन फिर भी हम बड़ी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर 335 से घटाकर इसको 173 तक भी ला दिया, तो ये भी बहुत बड़े स्तर पर अचीवमेंट है, जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से और लोगों की जागरूकता के माध्यम से हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा दीदी का आपने नाम सुना होगा, आशा, ASHA, इसका फुल फॉर्म होता है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। शहरी क्षेत्रों में उषा दीदी का आपने नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बड़े स्तर पर इसीलिए काम करने वाली कार्यकर्ता हैं, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा उसका आंसर क्या है? 173, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम कब लागू किया गया? 1996 का है पैसा अधिनियम। ये पंचायत या पंचायती राज अधिनियम 1993 से जुड़ा हुआ है। इट इज लिंक्ड विद द 1993 पंचायती राज एक्ट। पैसा अधिनियम जिसकी हम बात करते हैं, PESA, इसका मतलब क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। पैसा का मतलब क्या है? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, इसे हम कहते हैं पैसा। पैसा का मतलब क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। देखो, पंचायतें भारत में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के बारे में हमें पंचायती राज अधिनियम 1993 बताता है। इसके 3 वर्ष बाद हमने पैसा अधिनियम शेड्यूल्ड एरियाज यानी अनुसूचित क्षेत्र यानी जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाया। जनजातीय क्षेत्रों में जो पंचायतें हैं उनको एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब उनकी राइट्स एक्सटेंड किए गए। जल, जंगल, जमीन, ये 3 आदिवासियों के मुख्य अधिकार हैं। जल, जंगल, जमीन, इन तीनों चीजों पर क्या? वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, इन तीनों चीजों पर उनकी पंचायतों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। जैसे जमीन का सरकारी उपयोग बिना पंचायत की अनुमति के या निजी उपयोग नहीं हो सकता, जंगलों की कटाई नहीं हो सकती, या उनके जो जल स्रोत हैं उनसे किसी भी प्रकार के जल का निष्कासन नहीं हो सकता, राइट, वाटर ड्रेन नहीं हो सकता।
तो यह विशेष अधिकार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी भारत में जो पेशा अधिनियम है उसे अपने यहां लागू किया। और लागू किस तारीख को किया? तो यह किया जनजातीय गौरव दिवस के दिन, दूसरे जनजातीय गौरव दिवस के दिन 2021 में 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आती है। 15 नवंबर को भोपाल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि 15 नवंबर प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो बिरसा मुंडा की जयंती होगी। और उसी 2021 को मनाए गए पहले जनजातीय गौरव दिवस के बाद तुरंत जो अगले वर्ष मनाया गया, उसमें घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू किया जाता है। तो इस दिन लागू किया गया। तो आंसर इज 15 नवंबर 2022, 15 ऑफ नवंबर 2022। अभी एक साल पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे पेपर में अभी पूछा जाने योग्य है, ध्यान रखिएगा इस डेट को। आंसर इज बी, 15 नवंबर 2022। बेटा इसको याद रख लेना। अगला, कौन सा एक गौंड वंशकालीन संगीत ग्रंथ माना जाता है? विच वन इज कंसिडर्ड टू बी द म्यूजिकल टेक्स्ट ऑफ द गौंड डायनास्टी? गौंड डायनास्टी के बारे में सबने सुना होगा। गड़ा मंडला या गड़ा रियासत गौंडों की रियासत थी। दरअसल जो गड़ा क्षेत्र है वो जबलपुर और जबलपुर से कुछ मील दूर आने वाले एक क्षेत्र जिसे त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है के मध्य स्थित था। यहीं से साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसी रीजन में एक पहाड़ आता है, पर्वत, जिसका नाम है कटंगा, इसलिए इसे गड़ा कटंगा कहा गया। बाद में नरेंद्र शाह नाम के एक गौंड शासक ने अपनी राजधानी मंडला में स्थानांतरित कर दी, तो फिर इसी का नाम गड़ा मंडला पड़ गया। तो इसे गड़ा कह लो, गड़ा कटंगा कह लो, गड़ा मंडला कह लो। गौंड साम्राज्य इन्हीं क्षेत्रों से शुरू हुआ और इन्हीं क्षेत्रों में शासन होता रहा। मध्य प्रदेश के बड़े साम्राज्यों में गौंड साम्राज्य का नाम आता है। गौंड शासकों में सबसे प्रतापी शासकों में से एक संग्राम शाह, संग्राम सिंह या अहमद दास का नाम मिलता है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अहमद दास इनका वास्तविक नाम है, संग्राम सिंह इनका सिक्कों पर नाम पता चलता है, और ऐसा कहते हैं गुजरात के एक सुल्तान बहादुर शाह ने शाह की उपाधि दे दी, तो फिर उनको संग्राम शाह के नाम से जाना गया। गौंड में आज भी बहुत सारे लोग अपने सरनेम के रूप में शाह यूज करते हैं, जबकि शाह जो था वो मुस्लिम डायनास्टीज में यूज किया जाने वाला नाम था। लेकिन यहां कहां से आया? तो इसका संभवतः कारण ये हो सकता है कि उस समय के तत्कालीन जो रियासतकालीन सुल्तान रहे होंगे, उन लोगों ने गौंडों को शाह की उपाधि दी है, तो गौंड राजाओं ने अपने नाम के आगे शाह लगा दिया। संग्राम शाह जो थे, उनके बाद आने वाला उनका पुत्र दलपत शाह, और दलपत शाह के बाद उनकी रानी दुर्गावती, जिसने अपने पुत्र वीर नारायण के साथ मिलकर के शासन किया। और इनके बाद चंद्र शाह के बाद आप देखते हो मधुकर शाह नाम का एक शासक हुआ, और इसी तरीके से फिर आपके सामने प्रेम नारायण नाम का एक शासक आया। और इसके बाद एक शासक और गौंडों में आया जिसका नाम है हृदय शाह। हृदय शाह के बारे में ये कहते हैं कि इसने मंडला जिले में रामनगर का किला बनवाया था। रामनगर का किला जिसमें राय भगत की कोठी स्थित है, इसको भी याद करते चलना, लिखते चलना। और दूसरी चीज, ये हृदय शाह जो था वो राजा होने के साथ साथ कला और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी भी था, और ये संगीत बड़ा अच्छा बजाता था, मतलब संगीत का बड़ा प्रेमी था। ये खुद भी बहुत अच्छा संगीतज्ञ था। संगीत की नॉलेज के लिए इसने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों में इसने हृदय प्रकाश, हृदय कौतिक और हृदय रमा नाम के ग्रंथ लिखे। तो आंसर तो सारे ही सही हो गए, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, राइट। और नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो टेंशन ही मतलब, जिस भी ग्रंथ में नाम आ जाए हृदय, उसको भर देना, क्योंकि हृदय शाह ने लिखे हैं। राजा कौन है गौंड जिसने ये लिखे हैं, जो संगीत बजाता था या गाता था या संगीत से प्रेम करता था? वो था हृदय शाह। इसने कौन सा किला बनवाया? रामनगर का किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? रामनगर का किला बनवाया। और सुन लो 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी रामनगर से, मंडला जिले में, कौन सा जिला है? मंडला जिला, मंडला जिले से आदिवासी विकास पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। 24 अप्रैल 2018 को, यह भी लिख लेना भैया, आदिवासी विकास पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। आगे चलें, अगला, रानी दुर्गावती की समाधि किस जिले में स्थित है? रानी दुर्गावती एक चंदेल राजकुमारी थी, जो चंदेल वंश के अंतिम महोबा पर शासन करने वाले शासक कीर्ति वर्मा की पुत्री थी। ये शायद लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। रानी दुर्गावती जो थी, कहते हैं बड़ी खूबसूरत रानी थी, और हमारे देश में पाया जाता था एक राजा जो इनके समकालीन था, जिसका नाम था अकबर। उसको खूबसूरती की खुशबू आती थी, तो वो उन पर अटैक करता था। इसी तरीके से अकबर ने अपने एक गवर्नर और कमांडर, जिसका नाम आसफ खां मिलता है, को रानी दुर्गावती के गौंड साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा 1564 में। उस समय रानी दुर्गावती दमोह जिले में स्थित सिंगौरगढ़ के किले में, कहां बेटा?
सिंगौरगढ़ किले में, जिसका निर्माण संग्राम शाह ने ही करवाया था, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मैं शासन कर रही थी। रानी दुर्गावती जो थी इस किले में जब शासन कर रही थी तो आसफ खान अपनी बड़ी मुगल सेना के साथ इस किले को घेरने के लिए आ गया। दुर्गावती के गौंड सैनिक डर गए और बहुत सारे सैनिक किला छोड़कर भाग गए, लेकिन 500 सैनिक रानी के साथ खड़े रहे। रानी ने अंतिम सांस तक युद्ध किया, उन्हें 2 तीर लगे, जख्मी हो गई और युद्ध लड़ते 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 वो जबलपुर तक अपने युद्ध को जारी रखती रही। ऐसा कहते हैं कि जबलपुर के क्षेत्र में आज की डेट में एक गांव आता है जिसका नाम है बरेला गांव। इस बरेला नाम के गांव में रानी दुर्गावती जो थी उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन ऐसा कहते हैं कि रानी दुर्गावती ने युद्ध में अपने पराजय के अपमान से बचने के लिए स्वयं ही अपनी हत्या करने का क्या ले लिया था, प्रण लिया, और उन्होंने स्वयं ही अपनी हत्या की, ऐसा कहा जाता है। तो जिला अगर पूछा जाता है तो आप जबलपुर लगाओगे, और अगर आपसे इस जिले का गांव पूछा जाता है तो आप बरेला गांव लगाओगे। कौन सा गांव लगाओगे? बरेला गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे भैया। अगला प्रश्न है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये आया क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार। तात्या टोपे का वास्तविक नाम, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे? बहुत लोगों को पता होगा जिन्होंने इसकी डीप स्टडी की होगी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनके पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट, जो पेशवा बाजीराव के यहां पुरोहित थे। क्या नाम था इनके पापा का? पांडुरंग भट्ट। क्या नाम था? पांडुरंग भट्ट। ये मराठा पेशवा जो पुणे में शासन करते थे, ब्राह्मण थे। तात्या टोपे भी जाति से ब्राह्मण थे। उनके यहां इनके पिता जो थे वो पुरोहित थे, राइट। तात्या टोपे जब अपनी लगभग युवावस्था में या किशोर में भी बोल सकते हैं, मतलब अर्ली यंग एज में थे, ऐसा बोल सकते हैं, प्रारंभिक युवावस्था में थे, तब पेशवा बाजीराव जो थे उन्होंने तात्या टोपे के कौशल से प्रभावित होकर, उनकी एफिशिएंसी से खुश होकर के उन्हें एक उपहार दिया। वो उपहार क्या था? वो उपहार उन्होंने जो दिया था वो उपहार था एक रत्न जड़ित टोपी। तात्या टोपे को जब वो टोपी दरबार में भेंट की गई तो उन्होंने वो अपने सर पर पहन ली, और जैसी पहनी तो जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने इन्हें बहुत अच्छा देखते हुए एकदम से चिल्ला के कहा, ओए टोपी। उस दिन से इनका नाम टोपी पड़ गया, और अपभ्रंश होते 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 लोग उसे टोपे के नाम से जाने जाने लगे। मेरे नेचर के मुताबिक ये पहली ऐसी कहानी है जिसका प्रत्येक जीवित और मृत व्यक्ति से वास्तविक संबंध है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविक कहानी है। और दूसरा, इनके छोटे भाई का नाम था गंगाधर। तात्या टोपे के छोटे भाई का नाम गंगाधर था, जो उन्हें बड़े प्यार से तात्या कहते थे। बड़े भाई के लिए वो जिस वर्ड का यूज करते थे वो था तात्या, तो उनके यार दोस्त भी उन्हें तात्या कहने लगे। तो तात्या रामचंद्र से बदलकर हुआ, और फिर टोपे पेशवा बाजीराव के नाम द्वारा दिए गए नाम से हुआ, और इनका नाम क्या पड़ गया? तात्या टोपे। क्या नाम पड़ गया? तात्या टोपे। जबकि इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग नेवलेकर। बाद में ये किस नाम से जाने गए? तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में एक मुख्य सेनापति के तौर पर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के युद्ध किया, और अंत में अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया और शिवपुरी जिले में इन्हें फांसी दे दी गई थी। सो आंसर इज रामचंद्र। क्या है बेटा? रामचंद्र। आगे चलते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सीताराम कंवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? टू विच डिस्ट्रिक्ट सीताराम कंवर द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ मध्य प्रदेश इज कनेक्टेड विद? देखो, सीताराम कंवर कौन थे? पिछले वाले पार्ट में हमने सरयू प्रसाद के बारे में देखा था, आज हम सीताराम कंवर के बारे में देख रहे हैं। आपने जबलपुर के 2 महान शहीदों के बारे में सुना होगा जो गौंड वंश से ताल्लुकात रखते थे, पिता और पुत्र की जोड़ी, जिनका नाम है शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आज का दिन बलिदान दिवस है, 17 सितंबर, क्योंकि इसी दिन 1858 को इन दोनों को अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांति का नेतृत्व करने की कारण तोप छोड़ा दिया गया, यानी मृत्यु दंड दिया गया था, और ये अमर शहीद हो गए। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की इस वीरगति के दिवस को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और शंकर शाह और रघुनाथ शाह के सेनापति जो थे उनका नाम था सीताराम कंवर। यह ध्यान रखना है। सीताराम कंवर ने इनके सेनापति के तौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कहा? पश्चिमी मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और सीताराम कंवर जो थे वो बड़वानी जिले से ताल्लुकात रखते थे, पश्चिमी निमाड़ में, यानी वेस्टर्न निमाड़ के बड़वानी जिले से। तब ये खंडवा का हिस्सा था, बाद में बड़वानी के रूप में ये जिला बना, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए, बड़वानी। नेक्स्ट, प्राचीन गोहिल वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा? द एंशिएंट गोहिल डायनास्टी वाज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? गोहिल वंश जो है बेटा
इसकी शुरुआत राजस्थान में मेवाड़ में हुई थी और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था बप्पा रावल। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। राजस्थान में मेवाड़ के राजपूतों में 3 राजपूतों का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले वैसे 4 बोल दो, बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा और अंततः आते हैं आपके महाराणा प्रताप। इन्हीं में पहले बप्पा रावल हैं, इन्होंने इस वंश की शुरुआत की है। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी तो मेवाड़ ही मानी गई है, लेकिन बाद में इसकी शाखाएं बदल करके मध्य प्रदेश के क्षेत्र मंदसौर तक आई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आक्रमण के दौरान इस वंश को पराजित कर इसको समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर है मंदसौर। क्लियर है। अगला है मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया किताबों ने इस चीज को स्थान क्यों नहीं दिया। सुशील दोषी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सुशील दोषी जो है उन्हें वर्ष 2016 में, पहली चीज, ये जो सुशील दोषी हैं इनको वास्तविक तौर पर जिस नाम से जाना गया, यानी इनका जो रियल नेम था वो था सुशील कुमार जैन। क्या नाम था? सुशील कुमार जैन। लेकिन व्यावसायिक तौर पर इन्हें सुशील दोषी के नाम से जाना गया ज्यादातर। ही इज नोन एज सुशील दोषी। सुशील कुमार जैन, सुशील दोषी भारत के पहले हिंदी कमेंटेटर रहे, फर्स्ट हिंदी कमेंटेटर। ये बात आपको याद रखनी है। क्या रहे? फर्स्ट हिंदी कमेंटेटर, भारत के पहले हिंदी कमेंटेटर रहे। इन्होंने रणजी में भी कमेंट्री की और उसके बाद एक दिवसीय 50-50 मतलब जो 50 ओवरों का मैच है पूरा एक दिवसीय वनडे, उसमें भी इन्होंने कमेंट्री की है। उसके अलावा टेस्ट मैचों में भी इन्होंने कमेंट्री की है। ऐसा माना जाता है कि सुशील दोषी ने, किसने बेटा? सुशील दोषी ने तकरीबन 9 वर्ल्ड कप यानी कि 9 विश्व कपों में कमेंट्री की है। और इनके कमेंट्री के क्षेत्र में दिए जाने वाले सुविधा, एक जमाने में जब टीवियां नहीं हुआ करती थी ना, तो रेडियो होते थे और लोग इन्हीं की आवाज सुन करके ये जो क्रिकेट मैच होता था उसका मजा लिया करते थे, उसका आनंद लिया करते थे। तो ये बहुत, मतलब आप बोल सकते हो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है क्रिकेट वर्ल्ड में। सुशील दोषी को इनके अतुलनीय योगदान के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में वर्ष 2016 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। इस बात को आप याद रखना। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और कंट्रोल एसोसिएशन, जिसे हम इंदौर में जिसका मुख्यालय है, उसमें आने वाले होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जो कमेंटेटर बॉक्स है, उस कमेंटेटर बॉक्स का नाम भी इन्हीं के नाम पर सुशील दोषी कमेंटेटर बॉक्स रखा गया है, जो होलकर स्टेडियम है इंदौर में आने वाला उसमें। तो ध्यान रखिएगा ये इंदौर से संबंधित थे। वैसे भी इंदौर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है, तो आप अगर तुक्का भी लगाओगे ना इंटेलिजेंट, तो बेटा यही लगाओगे बस। लगाते समय अच्छा ऐसे इंटेलिजेंट तुक्का लगा लिया करो, टेंशन नहीं है पेपर में। और लगाओ ना तो बड़े श्रद्धा भाव से एक बार चिल्ला के बोल दिया करो अंधी माता की जय, तो वो तुक्का सही होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। खैर, कौन संविधान निर्माता सभा के सदस्य भी रहे? हु वाज आल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 4 ऑप्शन है और ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार है। लोग मध्य प्रदेश के साहित्यकारों पे से राजनीतिक क्वेश्चन, सर मजे ले रहे हो। मैं नहीं ले रहा बेटा, एमपीपीएससी ले रही है। मैं तो बस उस मजे की रिहर्सल करवा रहा हूं तुमको बेटा, क्योंकि वो तो भांग में धतूरा मिला रखे हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। किताबों के संग ये भी पढ़ना पड़ेगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में पढ़ा है कभी? ये अपने बड़े महाकाव्य उर्मिला के लिए जाने जाते हैं। ये पहला व्यक्ति है जिसने इस चरित्र को उकेरा। रामायण में दशरथ ने वनवास दिया, राम को मिला, सीता को मिला, लक्ष्मण चले गया, वो तो चले गए घूमने, ये तो बेचारी वहीं रही। इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो उर्मिला के उस दर्द को बयां करने वाला है, लक्ष्मण से बिछड़ने से लेकर उसके मिलने तक। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की जिसके लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन को सबसे ज्यादा जाना गया। ये वो व्यक्ति भी हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत की राजनीति में इतने सक्रिय रहे कि 6 टाइम्स 6 बार इन्हें जेल हुई। इसके बाद ये कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के भी बड़े सक्रिय मेंबर रहे, एक्टिव मेंबर रहे स्वतंत्रता आंदोलन से, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यानी बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत की जो संविधान सभा 1946 में बनी, 1946, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली which was made or which was established to make the constitution of India, में बालकृष्ण शर्मा नवीन शामिल थे। तो यही वो साहित्यकार हैं जिन्हें संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन इज ए, इनको यह ध्यान रखना है। उर्मिला के लिए सबसे ज्यादा जाने गए। अगला, निम्नलिखित में से किस संगीत ग्रंथ की रचना राजा चक्रधर सिंह ने की? राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे। पहली चीज तो ये, क्या बोलोगे भैया ये कहां के राजा थे? आप कहोगे रायगढ़ के राजा थे। सुनो, ये बहुत बड़े तबला वादक थे। तबला वादन के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्हें एक और चीज के लिए जाना जाता है। वो चीज कौन सी है? इन्हें जिस और चीज के लिए जाना जाता है उसका नाम है कथक नृत्य।
कथक नृत्य, इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने इन दोनों को ही बड़े स्तर पर पहचान दिलाई है विश्व में। और राजा चक्रधर सिंह जो है, उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तबला वादन पर जो रहा, उसका नाम है ताल तोय निधि। ताल, तबले की ताल, ताल तोय निधि, ये इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इसके साथ साथ इन्होंने और ग्रंथ भी लिखे, जैसे राग रत्न माला, राग रत्न मंजूषा। राग रत्न मंजूषा ये भी तबला के लिए लिखा गया है। दूसरा, कथक के लिए भी इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें सबसे पहला आता है नर्तन सर्वस्व। क्या आता है? नर्तन सर्वस्व। और दूसरे नंबर पर इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम इन्होंने रखा था मूजर वर्ण पुष्पाकर। मूजर वर्ण पुष्पाकर, ये भी इन्हीं के ग्रंथ हैं, इनको भी याद रखना है। ये संगीत से संबंधित है। राग रत्न मंजूषा और ताल तोय निधि तबला वादन से संबंधित, और कथक से संबंधित है नर्तन सर्वस्व और मूजर वर्ण पुष्पाकर। नाम आपको याद रखने हैं, राइट। सो द आंसर इज ताल तोय निधि। क्या है? ताल तोय निधि, राइट। इसके अलावा आप देखोगे तो हृदय मंजूषा कोई ग्रंथ नहीं है, हृदय वेद कोई ग्रंथ नहीं है, ये मात्र मेरी एक कोरी कल्पना है आपके ऑप्शन रखने के लिए। रस रत्न माला नाम का जो ग्रंथ यहां पर दिखाई देता है, ये गोंड वंश के शासक संग्राम शाह ने लिखा था। किसने लिखा था? गोंड वंश के शासक संग्राम शाह ने लिखा था। सो द आंसर इज ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। मांडल्य क्या है? मांडल्य निमाड़ क्षेत्र में, विशेष तौर से पश्चिमी निमाड़ में होता है, यानी कि खंडवा और बड़वानी जिलों में, और कुछ पूर्वी निमाड़ जिसे हम खरगोन और बड़वानी जिले में, और दूसरा पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा के क्षेत्र में भी। आप देखो तो मांडल्य जो है वो यहां पाई जाने वाली जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां स्त्री और पुरुषों का एक सामूहिक नृत्य होता है, जिसमें वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। तो इसका आंसर हो गया निमाड़ अंचल का महिला पुरुष समूह नृत्य। कहां पर किया जाता है? निमाड़ अंचल में, इन द निमाड़ रीजन। वेरी इजी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज निम्नलिखित में से सही जोड़ी मिलान कीजिए। आपको सही जोड़ी ढूंढनी है, राइट पेयर। पहला है ये बांध परियोजना और नदियों के साथ है। जोबट परियोजना गलत है बेटा, हथनी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हथनी नदी। बाण सागर परियोजना रीवा जिले और शहडोल जिले के मध्य आती है। कौन सी है? सोन नदी। नेक्स्ट, पुनासा परियोजना खंडवा जिले में आती है, नर्मदा नदी। सही है। कौन सा? सी ऑप्शन। अरे सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन पुनासा। एंड हलाली परियोजना पैंच नदी नहीं आती बेटा, हलाली पर आती है। सम्राट अशोक सागर बांध के नाम से जानी जाती है। जोबट बांध को चंद्रशेखर आजाद बांध कहते हैं, इसको सम्राट अशोक सागर बांध। पुनासा बांध को इंदिरा गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। बाण सागर को बाण सागर के नाम से जाना जाता है, जो बाण भट्ट के नाम पर है। क्लियर है? आगे चलें। मध्य प्रदेश में पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? दो जगह प्रस्तावित है, एक जगह प्रस्ताव को पूर्ण रूप से मंजूरी दी जा चुकी है। पहला प्रस्ताव कहां है? जिला शिवपुरी, गोपालपुर गांव में 2800 मेगावाट की परियोजना है। दूसरा जिला मंडला चुटका गांव में 1400 मेगावाट की परियोजना है। यह प्रस्तावित है बेटा मध्य प्रदेश में। इनमें से मंडला के चुटका में अप्रूवल दिया जा चुका है और यहां पर इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है। तो आंसर इज मंडला। ये इसी साल की न्यूज है, ध्यान रखिएगा। मंडला में इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लगा लेना बेटा चांद सितारा बादल बिजली, और लिख लेना आईएमपी। इनको मत पढ़ना, इस प्रश्न को याद रखना। आगे चलते हैं। आज के लिए यहां पर हमारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, राइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना, और जहां जहां आपको फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम किया, उनके लिए अपने अलग से नोट्स तैयार करते रहिएगा। चलिए आज के लिए हम अपना ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, जल्दी से जल्दी एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। और फिर कब तक पढ़ोगे? धीरे धीरे अपनी पढ़ाई बंद भी करिए, अपने लिए भी पढ़िए थोड़ा बहुत। थैंक यू वेरी मच।